हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर आर्या आपको अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर आर्या होम्योपैथी में स्वागत करता हूं। और आज हम बात करेंगे आजकल जो बहुत महामारी के रूप में पूरे विश्व में फैली हुई है, कोविड-19 के रूप में। इसको कैसे हम बचाव कर सकते हैं, किस तरह से हम अपने आप को बचा के रख सकते हैं, होम आइसोलेशन क्या होता है, कोरोना से बचने के लिए हम अपने पास क्या उपाय करें, किस तरीके से रहें, कहाँ पर रहना है, हमको बाहर न जाना है, क्या करना है, मास्क को कैसे पहनना है, कौन कौन सी दवाइयों का इस्तेमाल कर सकते हैं, होम्योपैथिक उपचार क्या है, रोकथाम क्या है, परिवार को कैसे बचाएंगे। ये सारी जानकारी आज हम इस वीडियो में करेंगे, तो इस वीडियो को पूरा देखें आप। चलिए शुरू करते हैं। तो हम बात कर रहे हैं कोविड रोगी के लिए होम आइसोलेशन की। इस होम आइसोलेशन में आपको देखनी है बातें बहुत काम की हैं और उनको आप क्या करेंगे, कैसे करेंगे। चलिए जान लेते हैं होम आइसोलेशन क्या होता है। तो आप लोग देख रहे हैं पूरी दुनिया में इस महामारी का पूरी तरह से प्रकोप है, जो 2020 में शुरू हुई थी और उसका संक्रमण बीच में थोड़ा कम होता गया। उसके बाद कितनी तेज़ी से फैल रहा है, ये दूसरा कोरोना का दूसरा प्रकोप चल रहा है। इस समय दोबारा से रीअपियर हुआ था और ये संक्रमण फैलता है एक दूसरे से, ये कॉन्टामिनेटेड है। मतलब आप किसी ऊपर फॉर्मेट्स ट्रांसमिशन जिसको बोला जाता है कि आप किसी के कपड़े किसी कोरोना संक्रमित व्यक्ति के कपड़ों को इस्तेमाल करते हैं या कोरोना संक्रमित व्यक्ति के साथ रहते हैं, तो जो वो छींकता है, जो वो खांसता है, तो जो उसके मुंह से फॉर्मेट्स निकलते हैं, उन चीज़ों से वो एक दूसरे को बहुत तेज़ी से फैलता है। लेकिन यह बीमारी उतनी घातक नहीं है कि हर मरीज को अस्पताल में भर्ती कराया जाए। और लेकिन जब आपकी सीवियरिटी, आपको प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, आप हम लोग ध्यान नहीं दे पाते हैं, तब ये बहुत सीवियर भी हो जाती है। तो अब तक के जो आंकड़े आए हुए हैं, केवल 20% मरीजों को ही अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता पड़ती है। 80% लोगों को घर पर औरों से अलग रहकर और दिशा निर्देशों का पालन करते हुए स्वस्थ स्वास्थ्य का ध्यान रख सकते हैं। लेकिन होम आइसोलेशन एक बहुत स्पेसिफिक चीज़ है। मरीजों को, जिन लोगों को कोरोना पॉजिटिव पाया गया है और जो लोग पॉजिटिव हैं, जिनको बहुत अच्छे से लक्षण मिल रहे हैं, तो उनको हम होम आइसोलेट करते हैं। तो मरीज को घर में ही बाकी सदस्यों से दूर रहकर अपना अलग से ही पूरा सेपरेट कर दिया जाता है। इसको हम कहते हैं होम आइसोलेशन। ठीक है, किन परिस्थितियों में किया जा सकता है? तो घर में कोविड-19 संक्रमित व्यक्ति के लिए अलग हवादार कमरा और अलग शौचालय हो। अब बहुत सारे घरों में कमरे हवादार तो लगभग मैक्सिमम सभी के पास होते हैं, लेकिन अलग से शौचालय बहुत मुश्किल हो जाता है। तो उसके लिए प्रिकॉशंस हैं कि आप लोग पूरी तरह से, जब भी कोरोना संक्रमित व्यक्ति टॉयलेट में जाता है तो आप उसको सैनिटाइज करें, खुला रखें, जिससे उसकी जो भी एयर है वो बाहर जा सके, और उसको सैनिटाइज कर लें, तभी दूसरा व्यक्ति उसको इस्तेमाल करे। घर में कोविड-19 संक्रमित व्यक्ति की 24 घंटे देखभाल करने के लिए देखभाल करता हो। देखिए, कोविड-19 संक्रमित है, ना कि किसी तरह का कोई उसने प्रॉब्लम है, बीमारी है। जब तक उसकी देखभाल नहीं करेंगे तब तक उसका ट्रीटमेंट और क्योर कैसे होगा वो। तो हमें पूरी तरह से उसको देखभाल करनी है, लेकिन साथ में अपनी भी देखभाल करनी है। आगे है, कोविड-19 संक्रमित व्यक्ति में कोई गंभीर लक्षण ना हो। ये भी ध्यान रखना है कि कोविड-19 जो संक्रमित हुआ है उसको बुखार, हल्की खांसी और शरीर में दर्द, इस तरह के अलावा अगर सीने में दर्द है, उसको अगर चक्कर आ रहे हैं, डाइजेशन समस्याएं हो रही हैं, सांस लेने में अगर उसको प्रॉब्लम हो रही है, तो ये गंभीर लक्षणों में आते हैं। तो इनको विशेष तौर पर मॉनिटर करते रहेगा। अगर ऐसी समस्या है तो ज़रूर किसी अच्छे डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। अगर आप होम आइसोलेशन के योग्य नहीं पाए जाते हैं, आपको अस्पताल में भर्ती होने की सलाह दी जाती है। जो मैंने अभी लक्षण बताए, अगर इस किसी तरह की सीवियरिटी है तो आप उसको तुरंत ही डॉक्टर के पास जाना उचित रहता है। होम आइसोलेशन में रोगी क्या करे? घर के अंदर अन्य सदस्यों से दूरी रखे, अलग हवादार कमरे में रहे, जहाँ तक संभव हो खिड़कियाँ खुली रखे, यानी हवादार कमरे हों, लोगों से दूरी रखे जिससे और लोगों को संक्रमण न फैले। अपने घर वालों से अलग शौचालय व बाथरूम काम में ले, इसके लिए मैंने बता दिया उपाय। हमेशा ट्रिपल लेयर मेडिकल मास्क पहनकर रहें और मास्क को 6 से 8 घंटे के बाद बदलें। इस पेपर बैग में लपेटकर 72 घंटे
यानी 3 दिन के बाद ही सामान्य कचरा पात्र में डालें। हम लोग क्या करते हैं, आप भी लोग सब लोग जानते होंगे इस चीज़ को कि मास्क पहनते जरूर हैं, कुछ लोग तो मास्क भी नहीं पहन रहे हैं। तो ये असावधानी न रखें, बिल्कुल भी लापरवाही ना करें। बीमारियां किसी की सगी नहीं हैं, वो कभी भी किसी के पास भी अपने चपेट में ले लेती हैं। तो प्लीज़ दिस इज़ द रिक्वेस्ट फॉर यू, आप लोग मास्क को जरूर पहने, लोगों से दूरी तो बना के ही रखें, लेकिन मास्क हर वक्त पहने जब भी आपको बाहर जाना हो। और घर में अगर कोई कोरोना संक्रमित है तो प्लीज़ घर में भी पहने। और अगर मास्क आप उसको ख़राब हुआ है और फिर 6 से 8 घंटे के अंदर इसको बदलना भी होता है। मास्क जो हम पहने हुए हैं ख़राब नहीं करना, उसको 6 से 8 घंटे के बाद हमें बदलना है। और बदलने के बाद तुरंत उसको बाहर नहीं फेंक देना है। अगर किसी को कोरोना संक्रमित व्यक्ति है तो उसको तो बिल्कुल नहीं फेंकना है। बाहर एक पेपर बैग जो लिफाफे आते हैं उसमें आप उसको रखेंगे और रखने के बाद में उसको पैक करके रख लेंगे कहीं बाहर जगह पर, और उसको 3 दिन तक रखने के बाद उसको कचरे में डाल दें। और उसके बाद दूसरी सावधानी है, साबुन व पानी से हाथों को 40 सेकंड तक अच्छी तरह धोएं या 70% अल्कोहल युक्त सैनिटाइज़र का उपयोग करें। हमको अपने साबुन से हाथ धोते हैं तो मिनिमम 40 सेकंड तक अच्छी तरह से धोएं। और ये प्रोसेसिंग आप लोग न्यूज़ में, ऐड में, सब लोग में देखते रहते हो कि हाथों को कैसे धुलना है। उंगलियों के बीच की जो जगह होती है उसको भी बहुत अच्छे से आपको साफ़ करना है। या फिर 70% अल्कोहल युक्त सैनिटाइज़र का उपयोग कर सकते हैं जिसमें 70% अल्कोहल होगा। दूसरा, हमेशा मास्क, रुमाल या कोहनी में ही खांसें या छींकें। जब भी आपको खांसी आती है आप मास्क ले सकते हैं, आप जो मास्क पहने हैं उसी में ही छींकना है या खांसना है, या फिर रुमाल ले सकते हैं उसके साथ आपको करना है, या कोहनी में या हाथ को मोड़कर अपने मुंह पर लगाकर उसके साथ खांसते और छींक सकते हैं, जिससे फॉर्मेट्स आपके एनवायरनमेंट में ज़्यादा प्रिवलेंस नहीं होंगे। साथ में ज़्यादा छुई जाने वाली चीज़ों, सतहों को छूने व उपकरण का इस्तेमाल करने से बचें। बार बार जो चीज़ छूते हैं, जैसे गेट के हैंडल्स हुए, सीढ़ियाँ चढ़ते समय रेलिंग्स हुई, और लिफ्ट में जाते समय लिफ्ट के कीज बटन हुए, तो इनको आप बार बार ना छुएं, उनको काफ़ी दूरी बना के रखें। मोबाइल पर दैनिक उपयोग की अन्य चीज़ों को 1% सोडियम हाइपोक्लोराइड घोल से सैनिटाइज करें। आप घर में हैं तो घर के हैंडल, किवाड़ों के हैंडल है, खिड़कियों के हैंडल्स हैं, और तमाम जैसे पानी की टंकियों के स्विच हैं, उनको आप मोबाइल छूते हैं तो इनको आप 1% जो सोडियम हाइपोक्लोराइड घोल होता है उससे आप सैनिटाइज कर सकते हैं। अपने बर्तन इस्तेमाल कर रहा है कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति, तौलिया इस्तेमाल कर रहा है, चादर इस्तेमाल कर रहा है, तो उनको आप अलग रखें और उसको दूसरों को काम न लेने दें। यानी कभी कभी घर में होता है कि एक टॉवल्स होती है, 2-3 लोग इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन ये बिल्कुल लापरवाही नहीं बरतनी है। आपको अपने सेपरेट इन चीज़ों को रखना है। जो भी कोरोना संक्रमित व्यक्ति इस्तेमाल कर रहा है उसको तो कतई ना करें। यदि आपके शौचालय में ढक्कनदार पॉट है तो हमेशा फ्लश करने से पहले ढक्कन को बंद करें। आपके पास जो वेस्टर्न कंट्रीज़ टाइप के आपके पॉड हैं, लैट्रिन शौचालय हैं, तो आप जब भी फ्लश करेंगे तो ढक्कन को बंद कर देंगे। वैसे इंडियन में है उनमें ढक्कन नहीं होता है तो उसको नहीं। दिन में 2 बार बुखार, बॉडी टेम्परेचर व ऑक्सीजन के स्तर, ऑक्सीजन सैचुरेशन की जांच करें। आपको दिन में अपने पास थर्मामीटर लेके रखना है जिससे बॉडी का टेम्परेचर नियमित रूप से जांच किया जा सके। पर्याप्त मात्रा में पानी, ताज़ा जूस, सूप जैसे तरल पदार्थ पिएं। और आपको बॉडी में आप हमेशा हाइड्रेट करके रखना है, बॉडी को डिहाइड्रेट नहीं करना। और इस समय मौसम वैसे भी गर्मी का है तो आपको अपनी बॉडी में मैक्सिमम लिक्विड कंज्यूम कराना है। तो वो तो आप ताज़ा पानी ले सकते हैं, ताज़ा जूस ले सकते हैं, या किसी चीज़ का सूप ले सकते हैं। तो इसको हमेशा लगातार पीते रहें। अब जैसे कुछ रोगी होते हैं, जैसे कोरोना पॉजिटिव भी हैं, साथ में उनको पहले से कोई क्रॉनिक डिजीज़ है, जैसे डायबिटिक हो सकते हैं, ब्लड प्रेशर की समस्या हो सकती है, किडनी की समस्या हो सकती है, और भी सीवियरिटी वाले जो केस होते हैं जैसे उनमें लंग्स प्रॉब्लम है। अगर किसी को ऑलरेडी पहले से ट्यूबरक्लोसिस है, आस्थमेटिक्स हैं, और कोई सीओपीडी की प्रॉब्लम्स हैं, तो उन लोगों को ये प्रॉब्लम काफ़ी घातक सिद्ध होती है। तो जो इलाज आपका पुराना चल रहा है उसको आप जारी रखें, उसको बंद नहीं करेंगे। खाने में ताज़ा फल, सब्जी व प्रोटीन युक्त आहार ज़्यादा लेंगे, कार्बोहाइड्रेट कम लेंगे। अब इनमें जैसे पता नहीं चलता है कार्बोहाइड्रेट किस में ज़्यादा है, किस में कम है, प्रोटीन किस में ज़्यादा है, किस में कम है। तो खाने में ताज़ा फल में आपके जितने भी फल्स हैं, आप सेब ले सकते हैं, मौसमी संतरे ले सकते हैं, विटामिन सी जिसमें ज़्यादा होता है,
और भी तमाम जो सीजनल फल होते हैं, केले हैं, लेकिन आप उसको नियमित रूप से एक टाइम पर खाएं, मॉर्निंग शिफ्ट में खाएं, इवनिंग में ना खाएं। और भी तमाम तरह के फल होते हैं, उनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। फल, ताज़ा सब्जी आप इस्तेमाल करें, हरी सब्जियां ज़्यादा इस्तेमाल करें जिसमें प्रोटीन्स हो, जैसे दालें, जितनी भी बीन्स होती हैं, दालें होती हैं, सोयाबीन होती हैं, उनको आप इस्तेमाल करें। कार्बोहाइड्रेट कम लें, कार्बोहाइड्रेट जैसे आपको चावल कम से कम इस्तेमाल करिए, दूध और दूध से बनी चीज़ों को थोड़ा सा कम इस्तेमाल करें। दूध ले सकते हैं, दूध में कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन दूध से जैसे पनीर हुआ और भी तमाम चीज़ें हुई उनको कम लें। और जिसमें भी ज़्यादा मात्रा में कार्बोहाइड्रेट होता है, आलू को कम से कम खाएं, सबसे ज़्यादा आलू में कार्बोहाइड्रेट होता है, तो उनको कम से कम खाएं। इनको सावधान युक्त रखें जिनको पॉजिटिव है। आइसोलेशन के दौरान शराब, धूम्रपान व अन्य किसी नशीली चीज का सेवन बिल्कुल ना करें। आइसोलेशन में हैं आप, कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति है, तो उसको बिल्कुल अल्कोहल का कंजप्शन नहीं करना है, स्मोकिंग बिल्कुल नहीं करनी है, और भी तमाम अलग नशीली चीज़ें होती हैं उनका सेवन बिल्कुल नहीं करना है। पालतू जानवरों से दूर रहें। घर में अगर कोई पालतू जानवर हैं, मैक्सिमम लोग होते हैं कि घर में डॉग्स को पालते हैं, कैट्स को पालते हैं, तो उनसे दूर रहें। अगर आप गांव में हैं तो गांव में आपके घर में पालतू जानवर हो सकती हैं, गाय हो सकती है, भैंस हो सकती है, बैल हो सकते हैं, और भी जानवर हो सकते हैं। आप उनको पूरी तरह से दूरी बना के रखेंगे। डॉक्टर द्वारा दी गई सलाह का पालन करें व नियमित दवाइयाँ लें। अपने मोबाइल फ़ोन पर जैसे आपकी कोई दवाइयाँ चल रही है, जैसे डॉक्टर द्वारा सलाह की बात कर रहे हैं, तो अगर कोई दवाई आपकी पुरानी बीमारियों में चल रही है तो उसकी सलाह लें डॉक्टर के। अपने जो भी आपके डॉक्टर्स हैं जिनसे आप दवाई ले रहे हैं उनकी पूरी सलाह लें और उसको नियमित पालन भी करें और दवाइयों को समय से लेते रहें। अपने मोबाइल फ़ोन पर आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करें और 24 घंटे नोटिफिकेशन, लोकेशन ट्रैकिंग, जीपीएस ट्रैकिंग को ऑन रखें। आपके फ़ोन में जो आरोग्य सेतु ऐप जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च की थी, जिसका ट्रैकिंग सिस्टम उन्होंने किया है कि कोरोना पॉजिटिव पेशेंटों को ट्रैक किया जा सके, तो उनको आप ऑन करके रखें। घर पर अतिथियों को न बुलाएं और किसी से न मिलें। स्कूल, बाजार, सार्वजनिक स्थान या सामाजिक व धार्मिक कार्यक्रम में न जाएं। आप पॉजिटिव हैं, आप अपनी सुरक्षा करेंगे, लेकिन आपकी सुरक्षा के साथ साथ में आपके साथ रहने वाले लोग, आपके मिलने वाले लोगों की भी सुरक्षा बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए घर में किसी से न तो किसी को बुलाएंगे, न किसी से मिलें। स्कूल बिल्कुल नहीं जाना है, बाजार भी नहीं जाना, और जहाँ पर लोग इकट्ठे हों वहाँ बिल्कुल नहीं जाना है। सामाजिक कार्य हो सकते हैं, शादी हो सकती है, कोई भी बर्थडे पार्टी हो सकती है, बिल्कुल नहीं जाएंगे। धार्मिक कार्यक्रम, धार्मिक में जैसे मंदिर जाना हुआ या कहीं किसी प्रेयर में जाना हुआ, बिल्कुल नहीं जाएंगे, क्योंकि आपकी सुरक्षा के साथ साथ सामाजिक लोगों की भी सुरक्षा का बहुत ध्यान रखना होता है, क्योंकि आपसे और लोगों को भी ये बीमारी हो सकती है। आगे कोविड रोग के लिए जरूरी है कि तन के साथ ही मन से भी स्वस्थ रहें। इसलिए फ़ोन व वीडियो कॉल पर परिवार के सदस्यों में रिश्तेदारों के से संपर्क में रहें। अपनी पसंदीदा किताबें पढ़ें, टेलीविज़न शो एवं फिल्में देखें या मोबाइल पर गेम खेलें। देखिए, ये बहुत ज़रूरी है कि बीमार रोगी अपने आप में ऑलरेडी टेंशन युक्त हो जाता है, उसको अपने आप में और एकदम डिमोरलाइज हो जाता है कि मुझे बीमारी हो गई है। और आजकल जिस तरह से उस कोरोना को लेकर आगे दिमाग में भ्रांतियाँ फैली हुई हैं, तो उससे बहुत ज़्यादा डिप्रेस भी हो जाता है इस तरह का पेशेंट। तो पेशेंट को तो अपना ध्यान रखना ही है कि मैं पॉजिटिव हूँ, कोरोना से संक्रमित हूँ, तो मुझे अपनी पॉजिटिविटी बनाए रखनी है, अच्छे से रहना है, खाना पीना, सोना, बैठना, जागना, सारी चीज़ें बहुत अच्छे से करनी है। लेकिन उसके साथ जो भी आसपास लोग रहने वाले हैं वो भी उनके साथ अच्छे से रहें, उनको मोटिवेट करते रहें। वीडियो कॉल करें, पास नहीं जाना है, लेकिन आप उनको मोटिवेट करते रहेंगे फ़ोन से वीडियो कॉल कर करके, सारी चीज़ें उनको अच्छे से खिलाने पिलाने से संबंधित आप उनको पूरी तरह से सावधानियां बरतने के लिए एडवाइस करते रहेंगे। अपना थर्मामीटर से तापमान लेते रहें। तापमान 100 फ़ारेनहाइट से ज़्यादा ना हो। अगर ज़्यादा है तो डॉक्टर से संपर्क करके आप अपनी मेडिसिन शुरू करेंगे। बुखार के लिए भी अपनी पल्स नब्ज़ को 1 मिनट के लिए जांचें। पल्स की जांच के लिए अपनी तर्जनी मध्यम उंगली के बाद वाली और बीच की उंगलियों को कलाई अंगूठे के आधार पर रखें। ध्यान से गिनें कि आप 1 मिनट में 60 सेकंड मतलब होती हैं कितने बीट्स धड़कने महसूस होती हैं। अगर वो 100 बीट्स प्रति मिनट से अधिक हैं तो आपको जरूर कंसल्ट करना है, यानी 100 से नीचे रहती हैं तो आप नॉर्मल रह सकते हैं। अपनी श्वसन दर को भी पूरी तरह से मॉनिटर करें, जिसमें प्रति मिनट श्वसन दर 15 प्रति मिनट से अधिक ना हो। यानी आप जो सांस लेते हैं उस सांस को लेने और छोड़ने की जो दर होगी वो 1 मिनट के अंदर 15 बार होगी। यानी आप लेंगे और छोड़ेंगे, ये एक होता है। तो इसी तरह से आप मॉनिटर करते रहेंगे तो आपकी 15
प्रति मिनट से अधिक ना हो। ऑक्सीजन से ऑक्सीमीटर से ऑक्सीजन का स्तर देखें, यानी आपके पास अगर ऑक्सीमीटर है तो आप SpO2 रेट 94% से कम ना हो, यानी आपकी बॉडी में ऑक्सीजन सैचुरेशन कितना है। जांच के बाद ये सभी और अन्य कोई लक्षण एक कागज या नोटबुक पर दिनांक और समय के साथ नोट करते रहें। ये सब चीज़ों को, क्योंकि आपकी बीमारी एक दिन की नहीं है, आपको समय लगता है उसको रिकवर करने में, तो ये सब चीज़ों को आप मॉनिटर करेंगे और नोट करते रहेंगे, जिससे ये होता है कि आपको पता चलता है कि मैं रिकवर कर रहा हूँ या मुझे मेरी प्रॉब्लम बढ़ तो नहीं रही है। बुखार के अलावा कोविड-19 के नीचे दिए गए लक्षणों पर भी गौर करें, ये दिखाई दें तो डॉक्टर की सलाह लें। यानी आपको सिर्फ बुखार ही नहीं हो सकता है, कोविड-19 के संक्रमण के बाद में आपको सांस लेने में कठिनाई हो सकती है, छाती में लगातार दर्द या दबाव महसूस कर सकते हैं, मानसिक भ्रम हो सकता है। मानसिक भ्रम में आप कोई भी चीज़ को परसेप्ट कर सकते हैं, कोई भी चीज़ आपके दिमाग में आके आप सोचने लगते हैं इस बारे में, लेकिन उसका कोई विशेष तरह औचित्य नहीं होता है। तो ये हो सकता है होंठों या चेहरे का नीला पड़ जाना। आपकी बॉडी में होंठ और चेहरे का नीला पड़ जाना भी एक थोड़ा सीरियस सिम्टम हो सकते हैं, तो आप डॉक्टर से तुरंत सलाह लेंगे। अब चिकित्सक की सलाह के अनुसार कुछ दवाइयां हैं जिनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे अगर बुखार आपको है तो पैरासीटामोल की 500 mg में बुखार अधिक होने पर तब लेंगे, यानी लगातार इसको नहीं लेना है। अगर आपको बुखार है तो आप पैरासीटामोल ले सकते हैं। साथ में जिंक सल्फेट 50 मिलीग्राम की टैबलेट आप ले सकते हैं प्रतिदिन, दिन में एक बार, वो भी दिन में एक बार लेनी है। विटामिन सी की टैबलेट है 500 मिलीग्राम की लेंगे और दिन में 2 बार ले सकते हैं, यानी सुबह शाम ले सकते हैं। इनको रेगुलर रख सकते हैं जिंक सल्फेट और विटामिन सी की टैबलेट को, लेकिन बुखार आने पर ही पैरासीटामोल लेंगे, पैरासीटामोल को लगातार नहीं खाएंगे। ये मात्रा मोस्टली एडल्ट के लिए है, जो लोग 18 से 30 साल की उम्र या बड़े लोग हैं उनके लिए ये मात्रा है। ये मात्रा, इसकी पावर जो होती है मिलीग्राम वाली, 500 मिलीग्राम, 50 मिलीग्राम, 500 मिलीग्राम, इन चीज़ों को एज के अकॉर्डिंगली घटती है और बढ़ सकती है। कोरोना महामारी में होम्योपैथी दवाइयाँ भी कारगर हैं, इनसे मरीज ठीक हो रहे हैं। कोरोना बीमारी में शरीर का श्वसन तंत्र सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है। क्षतिग्रस्त श्वसन तंत्र कोरोना वायरस को शरीर में पनपने का उपयुक्त वातावरण उपलब्ध कराता है। इन तथ्यों को ध्यान में रखकर होम्योपैथी के योग्य चिकित्सकों ने गहन विश्लेषण के बाद क्लोरम, ओजोनम, कालीब्रोमियम, कालीक्लोरम जैसी दवाइयाँ इस बीमारी के लिए चुनी हैं। लेकिन ये दवाइयाँ आपको खुद से कभी नहीं लेनी है, योग्य चिकित्सक की सलाह में ही देनी है। बिल्कुल भी आप कितने भी जानकार क्यों ना हो, लेकिन फिर भी ट्रीटमेंट खुद से ना करें, क्योंकि सिम्टम की सीवियरिटी कब बदल जाती है, कब बढ़ जाती है और किस कंडीशन में कौन सी दवा देनी है, ये एक फिजिशियन ही ठीक से बता पाएगा, आप नहीं। तो प्लीज़ वे अवेयर, कोई भी दवा खुद से न ग्रहण करें। मैं थोड़ी सी जानकारी दे देता हूँ इन दवाइयों के बारे में जो होम्योपैथिक दवाइयाँ हैं। तो ओजोनम है, कालीब्रोमियम है, कालीक्लोरम है और क्लोरम जो दवाइयाँ हैं। मैं सबसे पहले ओजोनम के बारे में बात करते हैं कि ओजोनम, क्योंकि हमारी जो कोरोना की समस्या है वो टोटली रेस्पिरेटरी सिस्टम से संबंधित है, पूरा अटैक इसका रेस्पिरेटरी सिस्टम पर रहता है। तो क्लोरम किस तरह से उपयोगी है, तो क्लोरम के जो लक्षण होते हैं, जिस तरह के सिम्टम आते हैं, सबसे ज़्यादा छींकें आना, बहुत तेजी से इरिटेटिंग कफ होता है आपके गले में, थ्रोट में प्रॉब्लम होती है, दर्द होता है, आप सांस बहुत डीपली लेते हैं, बहुत तेजी से, बहुत धीमे से, सॉरी, ओजोनम में आपकी जो ब्रीदिंग रेट है वो काफ़ी धीमी हो जाती है और आपको अपने सीने में ऐसा लगता है कि आप सांस लेने में कठिनाई हो रही है, दम घुटने जैसी कंडीशन आपको महसूस होती है। तो इस तरह की कंडीशन में आप क्लोरम, ओजोनम ले सकते हैं। ठीक है। दूसरी दवा है जिन्होंने बोली है कालीक्लोरम। कालीक्लोरम के बारे में देखते हैं कि ये भी सबसे ज़्यादा इसमें प्रॉब्लम, जो इसका इंडिकेशन है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट पर तो है ही, साथ में इंडिकेशन इसका बहुत अच्छा है कि इसमें बहुत तेज़ी से छींकें आना, नाक में इरिटेशंस होती है, जैसे नाक में कोई म्यूकस जम गया हो और म्यूकस धीमे धीमे निकलता भी है, और गले में स्वेलिंग आ जाती है, और साथ में सीने में और गले में दर्द भी बहुत ज़्यादा होता है, आपको बहुत तेज़ी से दर्द भी होगा। तो ये विशेष तौर पर ध्यान रखें। इस तरह की अगर समस्या आपको आ रही है तो आप कालीक्लोरम का इस्तेमाल करा सकते हैं, लेकिन वो भी पूरी तरह से एक अच्छे चिकित्सक की देख रेख में।
दूसरी है क्लोरम, जो एक दवाई है जो इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी है। आपको कोराइजा हुआ है, यानी कोराइजा का मतलब है आपको सर्दी खांसी जुकाम साथ में है, साथ में उस आपको बहुत ज़्यादा तीखा और नाक से जो सीक्रेशन होता है आपको बहुत इरिटेट करता है, नाक में दर्द होता है, और कॉन्स्ट्रिक्शन विद सफोकेशन इरिटेशन इन ग्लोटिस, आपके गले में ऐसा महसूस करते हैं आप कि आपके गला जकड़ गया है, सफोकेट हो गया है, सांस नहीं ले पा रहा है। इस तरह की समस्या अगर आपको आ रही है तो आप क्लोरम इस्तेमाल करेंगे। साथ में आपको प्रॉब्लम होगी ब्रोंकाई में, सांस लेने में कठिनाई होगी, आपकी जो पल्स है वो स्लो हो जाएगी, कम हो जाएगी, और आपकी जबान बहुत सूखने लगेगी, आपकी जो जीभ है, टंग है, वो बहुत सूखने लगेगी। इस तरह की अगर अवस्था है तो हम क्लोरम का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन है काली ब्रोमियम। काली ब्रोमियम का दूसरा नाम भी पोटेशियम ब्रोमाइड बोलते हैं। इससे बहुत अच्छी और बहुत यूज़फुल दवाई है होम्योपैथी में। इसका जो मोस्टली एक्शन है आपका सेरेब्रोस्पाइनल सिस्टम पर पड़ता है, साथ में आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी है थोड़ा बहुत, जिसमें आपको सांस लेने में दिक्कत हो रही है, आपको खांसी है, आपको जुकाम है, थ्रोट में इरिटेशंस है बहुत ज़्यादा, आपको बहुत, और आपके जो गले का निचला हिस्सा है उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, दर्द होता है। और जब भी आप कुछ भी ड्रिंक करते हैं, मतलब ड्रिंक में जो भी लिक्विड ड्रिंक जो भी आप पीते हैं, उस समय आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, और ऐसा लगता है किसी ने उसको जकड़ लिया है, ऐसा लगता है कोई चीज़ वहाँ अटकी हुई है। इस तरह की कंडीशन अगर होती है तो काली ब्रोमियम, मैंने रेस्पिरेटरी से संबंधित जो कोरोना से संबंधित कुछ लक्षण मिल रहे हैं आजकल, उनको मैंने आपको डिफाइन कर दिया है। तो आप इन समस्याओं से ग्रसित होते हैं तो आप इन दवाओं का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन एक योग्य चिकित्सक की सलाह में ही आपको लेना है। और होम्योपैथी की दवाई लेने के साथ में और परहेज भी रखना है। इलाज के दौरान दूध नहीं पीना है, इलाज के दौरान आपको ये विशेष ध्यान रखना है। साथ में ठंडे पदार्थ, जो भी ठंडी चीज़ें हैं, कोल्ड ड्रिंक हैं और आइसक्रीम हैं, इनको बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना है। अगर आपके घर में एयर कंडीशनर है तो आप उसका बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये विशेष तौर पर ध्यान रखें। रोगी क्या खाएगा क्या नहीं खाएगा, ये भी इस पे बात कर लेते हैं। घर में बना खाना खाएं, सिर्फ घर का खाना खाना है, जिसमें गेहूं का आटा, दलिया, बाजरा, ब्राउन राइस खाएंगे। प्रोटीन युक्त चीज़ें जैसे बीन्स हैं, दालें सब खा सकते हैं आप, अरहर की, मूंग की, मसूर की, उड़द की, इन सबको आप पूरा खा सकते हैं। ताज़े फल और सब्जियां, खास तौर पर खट्टे फल जैसे मौसमी, नारंगी, संतरा जरूर लें। ये चीज़ मैं पहले भी बता चुका। दिन में रोज़ 8 से 10 गिलास पानी पिएं, यानी बॉडी को हाइड्रेट बहुत मस्ट है, पूरी तरह से हाइड्रेट रखें। खाने में अदरक, लहसुन, हल्दी जैसे मसालों का उपयोग करें। ज़्यादा मसाले नहीं खाने हैं, तीखी चीज़ें इस्तेमाल नहीं करनी है। लो फैट वाली चीज़ों को इस्तेमाल करना है, जिसमें दही वैसे ठंडा होता है, नहीं खाना, लेकिन लो फैट, ज़्यादा फैट वाली, तेल वाली चीज़ें नहीं खानी हैं आपको। मांसाहारी लोग नॉनवेज को अलग से स्टोर करें और स्किनलेस चिकन, मछली और एग वाइट का सेवन करें। जो लोग नॉनवेज इस्तेमाल करते हैं वो कम से कम, वैसे इस्तेमाल करें लेकिन कम से कम करें। ध्यान रहे कि फलों व सब्जियों को अच्छे से धोकर काम में लें, यानी धोकर ही खानी है। खाने में कम कोलेस्ट्रॉल वाले तेल में पकाएं, और जो तेल अच्छा है और जिसमें कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बहुत कम होती है उनको आप इस्तेमाल करेंगे। रोगी को क्या नहीं खाना है? मैदा, तला हुआ खाना, जंक फूड बिल्कुल नहीं खाना है, बाहर का खाना बिल्कुल नहीं खाना है, पैकेट वाले जूस और कोल्ड ड्रिंक बिल्कुल नहीं पीने हैं, चीज़, नारियल, मक्खन, पाम ऑयल जैसे अनसैचुरेटेड फैट्स को बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना है। मटन, लिवर, फ्राइड और प्रोसेस्ड मीट, जो रखी हुई मीट होती है जिसको प्रोसेस करके बनाया जाता है और पैक किया जाता है, वो बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करेंगे। अंडे का पीला भाग नहीं इस्तेमाल करना है, अगर इस्तेमाल करना ही पड़े तो सप्ताह में 1 ही बार खाएं। सप्ताह में नॉनवेज बार बार नहीं खाएंगे, 1 या 2 बार खा सकते हैं, 2 से 3 बार, इससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं खाना है। परिवार के सदस्य और देखभालकर्ता क्या करें? जो लोग आपकी देखभाल कर रहे हैं, जो लोग पॉजिटिव पेशेंट के साथ में, कोरोना पॉजिटिव पेशेंट के इर्द गिर्द, और जो अटेंडेंट हैं वो क्या करेंगे? अगर घर में कोई भी कोरोना मरीज है, जो 24 से 50 वर्ष का कोई भी व्यक्ति उसकी देखभाल कर सकता है। देखभालकर्ता शारीरिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए, उसे किसी गंभीर बीमारी जैसे कैंसर, अस्थमा, सांस की बीमारी,
डायबिटीज़, उच्च एवं निम्न रक्तचाप, लो ब्लड प्रेशर, हृदय रोग, किडनी की बीमारी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। मरीज की देखभाल करते समय हमेशा मास्क जो भी ट्रिपल लेयर का होगा, डिस्पोजल ग्लव्स, आपको ग्लव्स भी इस्तेमाल करने हैं, और प्लास्टिक एप्रन का उपयोग करेंगे। एप्रन को हमेशा साफ रखें और सोडियम हाइपोक्लोराइट से साफ करते रहें। एप्रन का मतलब है आपकी बॉडी को जो पीपी किट जैसा ही एक एप्रन आता है उसको आपको पहना, वो भी प्लास्टिक वाला। मास्क पहनना है, ग्लव्स तो आपको पहनने ही पहनने हैं, जो भी डिस्पोजेबल होंगे, एक बार यूज़ करेंगे उसके बाद उसको फेंक देंगे। और फेंकने की प्रोसेस मैं आपको पहले बता चुका हूँ, उसी प्रोसेस के आधार पर इसको आप पूरी प्रोसेसिंग करेंगे। मास्क को 6 से 8 घंटे के बाद बदलकर पेपर बैग में लपेटकर 72 घंटे के बाद ही उसको कचरे में डालेंगे। साबुन व पानी से हाथ 40 सेकंड तक अच्छे से धोएंगे। 70% का अल्कोहल इस्तेमाल करेंगे। ये चीज़ हम बता चुके हैं। बिना हाथ धोए अपने नाक, मुंह व चेहरे को नहीं छुएंगे। आप अपनी बॉडी के पार्ट भी, अगर किसी की देखभाल कर रहे हैं, अटेंडेंट हैं आप कोरोना पेशेंट के, तो आपको पूरी तरह से ध्यान और पूरी सावधानी बरतनी है कि बिना अपने आप को क्लीन किए आप अपनी बॉडी के पार्ट भी नहीं छुएंगे। नाक हुआ, मुंह हुआ, चेहरे को नहीं छुएंगे। और शौचालय जाने से पहले और बाद में, खाना बनाने से पहले व बाद में अपने हाथों को बहुत अच्छे से धोएंगे। हाथ धोने के बाद पेपर टॉवल या टिश्यू से हाथों को पोंछेंगे। यदि पेपर टॉवल उपलब्ध नहीं हो तो अपना एक साफ तौलिया अलग रखें, और जब तौलिया गीला हो जाए तो उसे बदल दें। तो ये विशेष तौर पर ध्यान देंगे। यदि मरीज को उल्टी हो जाती है या कोई भी तरल पदार्थ फैलता है तो बिस्तर से तुरंत साफ करें। बिस्तर या चादर को गर्म पानी में धोकर धूप में सुखाएं या अन्य तरीके से सैनिटाइज करें। इस चीज़ का विशेष तौर पर ध्यान रखेंगे। देखभाल करता और क्या करेंगे? रोगी के थूक, लार व छींक के सीधे संपर्क में बिल्कुल नहीं आएंगे। कोविड संक्रमित रोगी द्वारा उपयोग की गई चीज़ों को सीधे संपर्क में बिल्कुल नहीं लाएंगे, ना ही उनको टच करेंगे बहुत अच्छे से। ग्लव्स पहनकर ही उसको दूर ले जाकर उसको धुलने के लिए या जो भी चीज़ें आप क्लीनिंग के लिए कर रहे हैं तो पूरी तरह से अपने आप को कवर करके करेंगे। मरीज को उनके कमरे के बाहर ही भोजन पहुंचाएंगे। खाना एक स्टूल या टेबल पर रख दें। सुनिश्चित करें कि भोजन देते समय मरीज के सीधे संपर्क में नहीं आएंगे। यानी आपको जब भी कमरे में कोई पेशेंट हैं जिनकी कोरोना पॉजिटिव हैं वो, तो उनको आप गेट पर ही एक टेबल रखे होंगे जिस पर आप कोई भी चीज़ उनको ज़रूरत होगी तो उसको वहाँ देंगे, वो वहाँ से उठा के अपने अंदर ले जाकर खाएंगे। डायरेक्ट सीधे कांटेक्ट में आप उनके नहीं आएंगे। मरीज के द्वारा उपयोग किए जाने वाले बर्तनों को अच्छे से साफ करेंगे, डिटर्जेंट से, साबुन से, और वो भी डिस्पोजल ग्लव्स पहनकर आप साफ करेंगे। मरीज के कमरे, बाथरूम, शौचालय की सतहों को प्रतिदिन कम से कम एक बार जरूर सैनिटाइज करेंगे। डॉक्टर द्वारा सलाह दी जाती है उसको पूरी तरह से पालन करेंगे। रोजाना अपना तापमान का चेक करेंगे। जो भी तकलीफ होगी, किसी भी तरह की बुखार, खांसी, जुकाम, जो भी सांस लेने में तकलीफ हो रही है, तुरंत डॉक्टर को नोटिफाई कराएंगे और उसको बात करेंगे। अपने मोबाइल फ़ोन पर जो मैंने बता दिया है आरोग्य सेतु ऐप को डाउनलोड करके रखें। यदि आपके परिवार में 60 साल से अधिक उम्र का कोई भी बुजुर्ग व्यक्ति है, गर्भवती महिला है या छोटे बच्चे हैं, या वो किसी भी गंभीर बीमारी से पीड़ित कोई भी रोग है, जैसे कैंसर, अस्थमा, सांस की बीमारी, डायबिटीज़, उच्च एवं निम्न रक्तचाप जिसको लो या हाई ब्लड प्रेशर बोलते हैं, इस तरह, या किडनी प्रॉब्लम या हार्ट पेशेंट कोई भी है, तो उनको पूरी तरह से कोविड-19 रोगी से दूर रखेंगे। ये हमेशा पूरी तरह से ध्यान रखें। होम आइसोलेशन की अवधि, यानी कितने दिन तक आपको होम आइसोलेट करना है। होम आइसोलेशन के शुरू होने के 14 दिनों के बाद अगर मरीज की आखिरी 10 दिनों में बुखार या अन्य कोई लक्षण नहीं है तो डॉक्टर से पूछकर होम आइसोलेशन को समाप्त कर सकते हैं। यानी आपको मिनिमम 14 दिन तो करना ही है। उसके बाद आखिरी के जो 10 दिन होंगे उसमें अगर किसी तरह के लक्षण आपको नहीं अपीयर हुए हैं या लक्षणों की सीवियरिटी में बढ़ोतरी नहीं हुई है तो आप होम आइसोलेशन को खत्म कर सकते हैं। और जरूर एक बार लैब से जांच भी कराएं सबसे पहले। साथ में आप होम आइसोलेशन जहाँ भी हो रहा है उसके अगल बगल के लोग रहते हैं, वो लोग क्या करें, आप अगर आपकी जैसे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं उनमें अलग अलग लोग रहते हैं, अगर आस पड़ोस में भी लोग रहते हैं तो आपको क्या करना है, तो आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है। सिर्फ सावधानी बरतनी है अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए। बिल्डिंग है, अगर कॉमन एरिया है, लिफ्ट हैं, सीढ़ियाँ हैं जो लोग कॉमनली इस्तेमाल करते हैं, उनको आप सैनिटाइज करवाएं। जो सोडियम 1% 1% सोडियम हाइपोक्लोराइड के घोल से उसको सैनिटाइज करवाएंगे। अक्सर छूने वाली सतहें जो सीढ़ियों की रेलिंग या लिफ्ट के बटन हैं वो बार बार न छुएं और उसको किसी चीज़ से छुएं। जब तक मरीज ठीक नहीं हो तब तक उनकी मदद करें। उनकी ज़रूरत का सामान जैसे दवाइयाँ, राशन व सब्जी पहुँचाएँ। सामान उनके घर के दरवाजे पर ही रखें। पैसे का लेन देन डिजिटल तरीके से या मरीज के ठीक होने के बाद करें। यानी आप लोग जब पड़ोसी हैं तो ये चीज़ का विशेष ध्यान रखें, उनको बाहर ना निकलने दें और उनकी जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं, बाहर से मेडिसिन लानी है, बाहर से खाने पीने का सामान लाना है, सब्जियां लानी है, वो लोग अगर पड़ोस के लोग ही भी उनकी मदद कर सकते हैं जिससे समस्या गंभीर ना हो और लोगों को ना फैले।
समय समय पर उनके फ़ोन पर बात करते रहें और उनको मोटिवेट करते रहें और जो भी संभव हो उनकी मदद करें। जो व्यक्ति कोविड-19 से स्वस्थ हो गए हैं उनसे जुड़ी सकारात्मक बातें साझा करें, यानी उनको मोटिवेट करने के लिए आप आपकी नॉलेज में जितने भी लोग जो पॉजिटिव पहले थे और वो इस समय कंप्लीट क्योर होके ठीक होके नॉर्मल रह रहे हैं, उनकी बातें उनके साथ शेयर करते रहें, जिससे उनको भी मोटिवेशन मिले कि मैं भी ठीक हो जाऊंगा और मैं भी नॉर्मल ज़िंदगी जीऊंगा आगे। जिनका उपचार चल रहा है उन्हें संदिग्ध या अछूत के रूप में ना समझें, बिल्कुल भी नहीं, जिससे कोविड-19 को जो पेशेंट है उसका मनोबल गिरता है और वो होपलेस होता है। या और पड़ोसी हैं अगर आप, तो मरीज की किसी भी तरह की कोई परेशानी न पहुंचाए, ना ही किसी तरह की लड़ाई बीमारी और किसी भी तरह का कोई भी बात कहें कि आप पॉजिटिव हैं, आपको ये है वो है, ये सब चीज़ें ना करें। वस्तुओं व सतहों को सैनिटाइज करने का तरीका कैसे है वो आपको बता देते हैं। आपको कैसे करना है, क्या करना है। वह सतह जहां सबके हाथ लगते हैं वहां 1% सोडियम हाइपोक्लोराइड घोल से 10 मिनट हर 2 घंटे में उसको साफ करते रहें। फ़र्श हैं जहाँ आप कॉमन रूम के फ़र्श हैं उनको आप इस्तेमाल अगर सब लोग करते हैं तो उनके लिए पहले डिटर्जेंट फिर पानी से, उसके बाद 1% सोडियम हाइपोक्लोराइड घोल से उसमें पोंछा लगाएं, वो भी 10 मिनट तक, और हर 8 घंटे पर ऐसा करते रहें। दीवारें हैं, छत हैं, उनमें भी सेम करना है, दिन में 1 बार कम से कम। कॉरिडोर है उसमें भी सेम कंडीशन है, हर 8 घंटे पे आपको करना है सफाई। लिनेन यानी जो कपड़े इस्तेमाल किए जाते हैं, जो कॉमन इस तरह के पर्दे हैं या ये सब चीज़ें हैं, उनको भी 30 मिनट तक सफाई करें और आवश्यकता अनुसार उसको भी करते रहें। टॉयलेट है, पहले डिटर्जेंट से साफ करेंगे, फिर सोडियम 1% का जो सोडियम हाइपोक्लोराइड घोल है उससे 10 मिनट तक हर 4 घंटे पर उसको साफ करते रहें। नॉन क्रिटिकल उपकरण जैसे ऑक्सीमीटर हुआ, बीपी उपकरण हुआ, थर्मल स्कैनर हुआ, ग्लूकोमीटर, स्टेथोस्कोप, नेबुलाइजर जो हुए, उनको सैनिटाइजर से पहुँचने से 10 मिनट तक उसको साफ करने से हो जाए, और जब भी उपयोग करेंगे उसके बाद तुरंत उसको सैनिटाइज करेंगे। 1% सोडियम हाइपोक्लोराइड घोल बनाने का तरीका जो आपको 1% हम लोग बार बार बोलते जा रहे हैं सोडियम हाइपोक्लोराइड है, उसको कैसे बनाना है, तो उसके बनाने की विधि है कि आपको क्लोरीन लेना है, सोडियम हाइपोक्लोराइड लिक्विड ब्लीच लेना है, सोडियम हाइपोक्लोराइड लिक्विड ब्लीच, ये उपलब्ध क्लोरीन का 3.5%, और 1% हाइपोक्लोराइड घोल बनाने के लिए क्या करना है, 1 भाग ब्लीच को 2.2 भाग पानी में मिलाकर बनाना है, और सोडियम हाइपोक्लोराइड लिक्विड ब्लीच बनाना है तो 5% क्लोरीन लेनी है और 1 भाग ब्लीच को 4 भाग पानी में मिलाकर बनाना है। ठीक है। हाथ धोने का उचित तरीका, सीधा दोनों हाथों की उंगलियों को सीधा एक साथ रगड़ेंगे, उल्टा अपनी उंगलियों को दूर करते हुए उंगलियों को पीछे, बीच दोनों हाथों को उल्टा रगड़ेंगे, मुट्ठी अपनी उंगलियों के पीछे अच्छी तरह साफ करेंगे। ये चीज़ तो वैसे आप लोग जान रहे होंगे। अंगूठा अपने अंगूठों को रगड़ेंगे, अपने नाखूनों को अच्छी तरह साफ करेंगे, अपनी कलाई को रगड़ेंगे। इस तरह से आप अपने हाथ को पूरी तरह से साफ करेंगे। ये एक चार्ट है जो अगर पेशेंट है किसी तरह का, उसको ये बनाना है, जिसमें पल्स रेट, तापमान और ऑक्सीमीटर से ऑक्सीजन की सैचुरेशन और सांस की गति ये आप देंगे। पर डे का है, एक तरफ दिन रहेंगे, एक तरफ ये सुबह शाम सुबह शाम सुबह शाम का आपको पर डे नोट करना है। पल्स रेट में सुबह में पल्स रेट आपका पर मिनट क्या था, जो मिनिमम 15 से अगर ज़्यादा है तो आपको नोट करना, मतलब नोट तो सभी करने हैं लेकिन 15 से ज़्यादा है तो प्रॉब्लम है। तापमान आपका 198.7 फ़ारेनहाइट होता है, उससे अगर ज़्यादा है तो प्रॉब्लम है। ऑक्सीजन 94% से ऑक्सीमीटर में सैचुरेशन के अगर प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम है। सांस की कोई भी प्रॉब्लम है, गति में कोई प्रॉब्लम है तो आप उसको लिखेंगे, या कोई अदर टिप्पणी है तो उसको भी आप लिखेंगे। आइए मिलकर कोरोना को हराएं। बिना मास्क बाहर न जाएं, औरों से 2 गज की दूरी रखें, बार बार हाथ धोएं, सार्वजनिक स्थानों पर न थूकें, भीड़ वाली जगह जाने से बचें। पूरी तरह से इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे, खुद बचेंगे तभी हम सबको बचा पाएंगे। तो देखा आपने, हमने पूरा होम आइसोलेशन की प्रोसेस को पूरा किया है। तो मैं डॉक्टर आर्या अब आपसे विदा लेता हूँ, लेकिन उससे पहले आपको पूरी तरह से सिक्योर रहें, आप सुरक्षित रहें, अपने आप को बचा के रखें और सबको बचाएं, क्योंकि इस समय महामारी का प्रकोप अपने चरम पर पहुंच रहा है। बहुत स्पीड से केसों की बढ़ोतरी हो रही है, उसमें आप लोग सावधान रहिए, घर में रहिए, अपने को सुरक्षित रखिए, अपने परिवार को सुरक्षित रहिए। तो इस बात को पूरी तरह से ध्यान में रखें। हमको बीमारी से लड़ना है और उससे निजात पानी है, उसको दूर करना है। तो यही एक कड़ी है जिसको हम उसकी कड़ी को तोड़ सकते हैं, अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं। तो इसी की आशा करते हुए मैं आपसे विदा लेता हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और वीडियो बहुत अच्छी लगी हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर भी करें। चलिए, थैंक यू।